हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है पारितंत्र। कल हमने इकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है, जीव और समष्टियाँ। आज इकोलॉजी चैप्टर की सेकंड यूनिट है पारितंत्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्वेश्चन आ जाते हैं इससे नीट में। ठीक है। पारितंत्र को प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई के रूप में देखा जाता है, जहाँ पर जीवधारी आपस में आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। पारितंत्र एक छोटे से तालाब से लेकर एक विशाल जंगल या महासागर तक हो सकता है। कई पारिस्थितिकी वैज्ञानिक संपूर्ण जीवमंडल को विश्व पारितंत्र के रूप में देखते हैं, जिसमें पृथ्वी के सभी स्थानीय पारितंत्र समाहित होते हैं, क्योंकि ये तंत्र बहुत विशाल एवं जटिल होते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि जो पारितंत्र होता है ना, वो बहुत सारी कम्युनिटी से मिलकर बना होता है। जैसे कि जो एक तालाब है, उसमें भी जूप्लैंक्टन और अपने पेड़ पौधे, छोटे मछलियाँ, छोटी मछली, बड़ी मछली, उस वजह से वो एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है। और एक स्थल में भी अपने बड़े वृक्ष होते हैं और एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे छोटे हर्बीवर्स होते हैं, कार्निवर्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि अधिक सुविधा की दृष्टि से दो आधारभूत श्रेणियों स्थलीय तथा जलीय में बांटा गया है। अगर घास के मैदान और मरुस्थल आदि कुछ स्थलीय पारितंत्र तथा झीलें, तालाब, दलदली क्षेत्र, नदी और ज्वार नदमुख आदि कुछ जलीय पारितंत्र के उदाहरण या जलीय पारितंत्र के उदाहरण बता रहे हैं। ठीक है। मानव निर्मित पारितंत्र के रूप में शस्यभूमि और जल जीवशाला को माना जाता है। हम सबसे पहले पारितंत्र की संरचना को देखेंगे, ताकि निवेश, उत्पादकता, ऊर्जा का स्थानांतरण, आहार श्रृंखला, जाल, पोषण चक्र तथा निर्गम, निम्नीकरण एवं ऊर्जा शक्ति का अवगमन अवबोध कर सके। इसके साथ ही हम चक्रों, श्रृंखलाओं, जाल तंत्रों के संबंधों को भी देखेंगे, जो कि तंत्र के अंतर्गत प्रवाहित इन ऊर्जाओं के परिणाम स्वरूप पैदा हुए। ऐसे भी इस पेज पे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आप ये याद रखना है कि स्थलीय और जलीय है और पारितंत्र एक क्रियाशील इकाई है। ठीक है। उसके बाद में पारितंत्र संरचना एवं क्रियाशीलता। अध्याय 13 में पर्यावरण के विभिन्न घटकों के रूप में अध्ययन किया है, जिसमें दोनों जैविक अजैविक घटक शामिल है। जैविक घटक जो लिविंग है, अजैविक घटक मतलब जैसे कि पानी हो गया, मिट्टी हो गई। ठीक है। ऐसे आपने पढ़ा है कि किस प्रकार से जैविक एवं अजैविक घटक व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को तथा अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं। जैविक अजैविक को प्रभावित करते हैं, जैसे कि हम जहाँ रहते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, अगर अपने पास का पानी, मिट्टी अच्छा नहीं हो तो हम अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इसलिए बोल रहे हैं कि इफेक्ट होते हैं दोनों में। आइए अब इन घटकों को अधिक समेकित रूप से देखें तथा ये जाने कि पारितंत्र के इन घटकों के अंतर्गत ऊर्जा प्रवाह कैसे संपन्न होता है। जैविक अजैविक घटकों की परस्पर क्रियाओं के फलस्वरूप एक भौतिक संरचना विकसित होती है, जो प्रत्येक प्रकार के पारितंत्र की विशेषता है। इस एक पारितंत्र के पादप में प्राणी प्रजाति की पहचान, गणना, उसके संगठन को प्रकट करता है। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर विन्यास कहते हैं। ये क्या बोल रहा है कि जैसे कि कम्युनिटी होती है, तो सबसे छोटा जीव, उससे बड़ा जीव, मतलब जैसे कि सबसे छोटा पेड़ हो गया, उससे छोटी शाख, फिर झाड़ी, फिर बड़ा पेड़, ऐसे बड़े से बड़ा, मतलब स्तर बढ़ता जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में सारे घटक एक इकाई के रूप में क्रियाशील दिखते हैं। जब इनको चार पहलू नीट में डायरेक्ट आ जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र कितने घटकों में बांटा गया, उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, पोषण चक्र। ठीक है। उसके बाद में इनके बाद में इनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। एक पारितंत्र के गुणधर्म को समझने के लिए आइए एक छोटे तालाब को उदाहरण स्वरूप लेते हैं। ये एक औचित्यपूर्ण, स्वपोषी और अपेक्षित रूप से सरल उदाहरण है कि जो हमें एक जलीय पारितंत्र में यहाँ की तक की जटिल पारस्परिकता, अन्योन्य क्रिया को समझने में सहायक है। एक तालाब उथले पानी वाला तथा एक जल निकाय है, जिसमें एक पारितंत्र के सभी मूलभूत घटक बेहतर रूप से प्रदर्शित होते हैं। मतलब एक तालाब में जैविक और अजैविक घटक दोनों होते हैं। जैसे कि उसमें जो पानी है वो अजैविक है और उसमें जो जीव जंतु है वो जैविक घटक है। ठीक है। ये नेक्स्ट टाइम बोल ही रहा है कि पानी एक अजैविक घटक है, जिसमें कार्बनिक व अकार्बनिक तत्व प्रचुर मृदा निक्षेप तालाब की तली में जमा करते हैं। सौर निवेश, ताप का चक्र, दिन की अवधि, लंबाई तथा अन्य जलवायु परिस्थितियों समूचे तालाब की क्रियाशीलता की दर को नियमित करते हैं। स्वपोषी घटक जैसे पादप लवक, शैवाल, पल्लवक, निमग्न, किनारों पर सीमांत पादप आदि सब क्या है, जैविक घटक है। ठीक है। उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व प्राणी पल्लवक एवं स्वतंत्र पल्लवी एवं तल्यवासी जीव स्वरूपों द्वारा पारितंत्र किया जाता है। अपघटक के उदाहरण कवक और जीवाणु। ये नीट में डायरेक्ट लाइन आ जाती है कि जो अपघटक होते हैं वो कौन कौन होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। ठीक है।
जो विशेष रूप से, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अपघटक कौन होता है? कवक और जीवाणु, जो विशेष रूप से तालाब के तली में प्रचुरता में पाए जाते हैं। यह तंत्र किसी भी पारितंत्र कुल मिलाकर जीवमंडल की सभी प्रक्रियाओं को निष्पादित करते हैं। उदाहरण स्वपोषियों द्वारा सूर्य की विकिरण ऊर्जा के उपभोग से कार्बनिक तत्वों अकार्बनिक में, मतलब ये बोल रहा है कि जो ये अपघटक होते हैं ना, वो अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक तत्वों में बदल देते हैं। विभिन्न स्तरों के परपोषियों द्वारा स्वपोषकों का भक्षण, मृत जीवों को सामग्रियों का अपघटन एवं खनिजीकरण, स्वपोषकों के लिए मुक्त करना, इस घटना की पुनरावृत्ति बारंबार होती रहती है। ऊर्जा की एक देशीय गतिशीलता उच्च पोषी स्तर की ओर तथा पर्यावरण में इसका अपव्यय और ऊष्मा के रूप में हानि होती है। मतलब क्या होता है कि जब सबसे पहले एनर्जी किसको मिलती है? प्लांट्स को मिलती है। प्लांट्स को हर्बीवर्स खाते हैं तो उनके पास एनर्जी जाती है, तो जो एनर्जी का अमाउंट होता है ना, वो कम होता है। फिर उसके बाद में जब हर्बीवर्स को कार्निवर्स खाते हैं तो उनके पास और एनर्जी का अमाउंट कम होता है। मतलब जब स्तर अपने जो खाने के स्तर जैसे जैसे बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाती है। जो अपने लास्ट जो खाएगा वो उसके पास सबसे कम एनर्जी होगी। अपना फर्स्ट टॉपिक है उत्पादकता। किसी भी पारितंत्र की क्रियाशीलता एवं उसके स्थायी रहने के लिए सौर ऊर्जा के निरंतर निवेश की आधारभूत आवश्यकता है। उत्पादकता कौन? प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्लांट्स को अगर फूड बनाना है तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? प्रकाश जरूरी है। तो प्राथमिक उत्पादन एक प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए जैव मात्रा को या कार्बनिक सामग्री की मात्रा है। इससे भार ग्राम-2 तथा किलो कैलोरी इनवर्स 2 के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये कभी कभी इसकी यूनिट भी पूछ ली जाती है कि उत्पादकता की यूनिट क्या होती है। ठीक है, जैव मात्रा की उत्पादकता की दर को उत्पादकता कहते हैं। जैव मात्रा के उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। इसे ग्राम इनवर्स स्क्वायर, ठीक है, ईयर की पावर 1 और किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर इनवर्स एंड ईयर इनवर्स के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये कभी कभी आपको यूनिट पूछ ली जाती है। ठीक है, जिसमें विभिन्न पारितंत्र की उत्पादकता की तुलना की जाती है। इसे सकल या कुल प्राथमिक उत्पादकता, नेट प्राथमिक उत्पादकता में विभाजित किया जाता है। एक पारिस्थितिकी रूप तंत्र के सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्वों की उत्पादन दर होती है। सकल प्राथमिक उत्पादकता की महत्वपूर्ण मात्रा पादपों में श्वसन द्वारा नियंत्रित उपयोग की जाती है। यदि हम सकल प्राथमिक उत्पादकता से श्वसन के दौरान हेतु क्षति को घटा दिया जाए तो नेट प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त होती है। ये क्या बोल रहा है कि ट्री होता है, जब सूर्य से उसके पास एनर्जी होती है तो वो टोटल क्या होती है? जीपीपी। ठीक है, और जो प्लांट्स होते हैं वो खुद भी तो उस एनर्जी में से अपने लिए फूड बनाने के लिए उसको यूज़ करेंगे, तो उसकी मात्रा को क्या बोलते हैं? आर। उसको क्या बोलते हैं? श्वसन। ठीक है, और जो जीपीपी होती है -R, मतलब टोटल एनर्जी में से जब आप R को घटाएंगे तो एनपीपी आएगा। ये एनपीपी कौन से जैविक घटकों के पास जाएगा? कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जाएगा? जो इस प्लांट को खाएगा, उसके पास क्या जाएगा? एनपीपी। ठीक है, तो इसमें R आपको पूछ ले कि R क्या डिनोट करता है, तो आपको याद रखना है कि R किसको डिनोट करता है? श्वसन को डिनोट करता है। ठीक है, उसके बाद में जो ये एनपीपी है वो किसके पास जाएगी? द्वितीयक उत्पादक, मतलब जो कंज्यूमर जो उस प्लांट को खाएगा उसके पास जाएगी वो एनपीपी। ठीक है, नेट प्राथमिक उत्पादकता जो एनपीपी होती है प्रपोषितों की खपत, शाक भासी मतलब जो हर्बीवोर्स होते हैं अपघटक के रूप में के लिए उपलब्ध होती है। द्वितीयक उत्पादकता को उपभोक्ताओं ने नए कार्बनिक तत्वों के निर्माण की दर के रूप में परिभाषित किया है। प्राथमिक उत्पादकता एक सुनिश्चित क्षेत्र में पादप प्रजातियों के निवास पर निर्भर करती है। ये क्या बोल रहा है कि जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे ना, उतनी ज़्यादा जो अपनी जो प्राथमिक प्रोडक्टिविटी है उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। ये विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारकों, पोषकों की उपलब्धता तथा पादपों को प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर निर्भर करता है। मतलब कितनी पर्यावरणीय कारक कैसे है वहाँ पे, पोषकों की कितनी उपलब्धता है, प्रकाश संश्लेषण की दर कितनी है, उस पे भी जो अपनी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है। ठीक है, इसलिए ये विभिन्न प्रकार के पारितंत्रों में भिन्न होती है। संपूर्ण जीवमंडल की जो वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार कार्बनिक तत्व के भार का लगभग 170 बिलियन टन आका गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नीट में डायरेक्ट आती है कि पूरे संपूर्ण जीवमंडल में कितना अपना कार्बन तत्वों का भार है, तो 170 बिलियन टन आका गए हैं। यद्यपि पृथ्वी के धरातल का लगभग 70% भाग समुद्र द्वारा घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी जो समुद्र होते हैं उनकी 55 बिलियन टन ही है। ये क्या बोल रहा है, जो पूरा वर्ल्ड होता है ना उसकी 170 बिलियन टन है कार्बनिक पदार्थ उत्पादकता
इतनी है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है, होल वर्ल्ड की इतनी है। उसमें से समुद्र क्या 70% एरिया घेरता है अपने पूरे पृथ्वी का, मतलब पूरे अर्थ का 70% एरिया घेरता है। फिर भी इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है 55, और जो 115 लास्ट है ना वो किसकी है, स्थल की प्रोडक्टिविटी है। मतलब समुद्र इतना इलाका घेरता है फिर भी उसकी प्रोडक्टिविटी कम है स्थलीय क्षेत्रों से। ये लाइन ये बोल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। डायरेक्ट आपको बोल रहा है कि समुद्र क्षेत्रों की कितनी उत्पादकता होती है, वर्ल्ड की कितनी होती है, और आपको स्थलीय का पूछ सकते हो तो स्थलीय का याद रखना आपको 115, क्योंकि 170 में से जब आप 55 घटाएंगे तो पीछे 115 रहेंगे, ठीक है। एंड कल अपन अपघटन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।